डियर स्टूडेंट्स, प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के नकद सौदा दृष्टिकोण तथा नकद शेष दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसके विभिन्न निष्कर्ष देखे, विशेषताएं, मान्यताएं इत्यादि का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम दोनों दृष्टिकोणों, नकद सौदा दृष्टिकोण या फिशर समीकरण तथा नकद शेष दृष्टिकोण या कैम्ब्रिज समीकरण की तुलना करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं फिशर का समीकरण और दूसरी तरफ कैम्ब्रिज समीकरण। फिशर का समीकरण या नकद सौदा दृष्टिकोण हमें इस प्रकार से कीमत तथा मुद्रा की मात्रा के बीच का संबंध दिखाता है। P = mv/t। हम यहाँ पे बैंक डिपॉजिटों को छोड़ रहे हैं और इसलिए m-v' नहीं ले रहे हैं और सिंपल इक्वेशन या सिंपल समीकरण लेके चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि P और m दोनों ऊपर की तरफ हैं और T नीचे की तरफ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि P और M के बीच में प्रत्यक्ष संबंध है। यदि M बढ़ता है तो P भी बढ़ता है और यदि M घटता है तो P भी घटता है। दूसरी ओर है कैम्ब्रिज समीकरण या नकद शेष दृष्टिकोण। इसमें समीकरण इस प्रकार से देख सकते हैं। कैम्ब्रिज समीकरण P = m/kr। हमने 4 समीकरण देखे थे और उनको हम शॉर्ट में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भी हमने बैंक डिपॉजिटों को छोड़ दिया है, जिससे कि हम तुलना आसानी से कर सकें। तो इन दोनों समीकरण में आप देखते हैं कि M और P ये दोनों ऊपर की तरफ हैं या न्यूमरेटर में हैं और इस तरह से इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। अब इन समीकरणों की क्या क्या समानताएं हैं ये देखते हैं और फिर इनकी असमानताएं देखेंगे। पहले देख रहे हैं हम समानताएं और इसके अंतर्गत सबसे पहली समानता मुद्रा के मूल्य निर्धारण का घटक, डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। दोनों ही सिद्धांतों में मुद्रा परिमाण या मुद्रा की मात्रा को मुद्रा के मूल्य निर्धारण का घटक माना गया है। इसीलिए दोनों मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के ही दो दृष्टिकोण हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने उद्देश्य क्या है? मुद्रा के मूल्य का निर्धारण या वैल्यू ऑफ मनी का निर्धारण, और इसका निर्धारण दोनों ही सिद्धांतों में, दोनों ही दृष्टिकोणों में मुद्रा के परिमाण के द्वारा किया जाता है। दूसरी समानता समान निष्कर्ष या सेम कंक्लूजन। दोनों समीकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कीमत में उसी अनुपात में परिवर्तन होते हैं जिस अनुपात में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, यदि मुद्रा का परिमाण बढ़ता है या मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, और यदि मुद्रा का परिमाण घटता है तो कीमत घटती है। तीसरी समानता समीकरणों में समानता। अभी हमने दोनों समीकरण देखे। फिशर का समीकरण है P = mv/t और कैम्ब्रिज का समीकरण है P = m/kr। इन दोनों में लगभग समानार्थक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, अर्थात mv = m और t = kr। यहाँ पे आपने लिया है ऊपर mv और यहाँ पे kr लिया है, नीचे t है और यहाँ kr है। इसमें ऊपर m है और यहाँ mv है, और वास्तव में m और mv को हम समानार्थक रूप में मानते हुए इंटरचेंज कर सकते हैं, लगभग समानार्थक है। इसी तरह से t और kr ये लगभग समानार्थक हैं।
क्योंकि KR उस राशि का संकेत करती है जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए नकद और रूप में रखने की आवश्यकता होती है। V तथा K एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात V = 1/K। इसलिए एक में V ऊपर आ रहा है और दूसरे में K नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ K = 1/V। साधारण शब्दों में यदि लोग नकद मुद्रा K अधिक रखना पसंद करेंगे तो मुद्रा का चलन वेग V कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में इस प्रकार विपरीत संबंध पाया जाता है। P दोनों में मूल्य स्तर का सूचक है। हमने पिगू, रॉबर्टसन, मार्शल और केन्स 4 समीकरण पढ़े थे कैम्ब्रिज समीकरण के अंतर्गत, और उसमें देखा था कि P का थोड़ा सा अलग नोटेशन काम में लेते हैं। P को मुद्रा के मूल्य के रूप में लेते हैं, पर बाकी सभी समीकरणों में P को मूल्य स्तर या कीमत स्तर के सूचक के रूप में लिया गया है। इन दोनों समीकरणों की समानताएं हमने देखी, और अब हम इनकी असमानताएं देखते हैं कि इनमें असमानताएं कौन कौन सी हैं, और इसी से फिर इन दोनों की श्रेष्ठता का पता चलता है, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं इनकी असमानताएं। दोनों समीकरणों में सबसे पहली असमानता है दृष्टिकोण में अंतर या डिफरेंस इन अप्रोच। फिशर का सिद्धांत मुद्रा के विनिमय संबंधी कार्यों को बल देकर मुद्रा की मांग को व्यापार की मात्रा से संबंधित करता है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में मुद्रा के संचय संबंधी कार्य पर बल दिया गया है और मुद्रा की मांग को मुद्रा की तरलता पसंदगी से संबंधित किया गया है। विनिमय संबंधी कार्य और संचय संबंधी कार्य, ये इन दृष्टिकोणों के अंदर प्रमुख अंतर है। और जहाँ इसके अंदर मुद्रा की मांग को व्यापार की मात्रा T से संबंधित किया गया है, और यहाँ पे मुद्रा को तरलता पसंदगी से संबंधित किया गया है, जो हमने पिछले वीडियो ई लेक्चर के अंतर्गत देखा था। अतः फिशर का दृष्टिकोण सौदा या आदान प्रदान दृष्टिकोण कहलाता है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत का दृष्टिकोण नकद कोष या नकद शेष दृष्टिकोण कहलाता है। इसके बाद में दूसरी असमानता जो दिखाई देती है दोनों समीकरणों में या दोनों दृष्टिकोणों में, वो है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के कारक में अंतर, डिफरेंस इन फैक्टर डिटरमिनिंग चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी। फिशर ने मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का घटक मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को माना है। दूसरी ओर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इस परिवर्तन का घटक मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तन को बताया। तो दोनों में ले तो मुद्रा का परिमाण या मुद्रा की मात्रा ही रहे हैं कारक के रूप में, परंतु एक में यह मुद्रा की पूर्ति की मात्रा है और दूसरे में मुद्रा की मांग की मात्रा। फिशर के समीकरण में मुद्रा की पूर्ति की मात्रा ली जाती है, इसको महत्व दिया जाता है, और कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग की मात्रा को महत्व दिया जाता है। तीसरी असमानता समय से संबंधित है, समय से संबंधित अंतर, डिफरेंस पर्टेनिंग टू टाइम। फिशर का समीकरण मुद्रा का मूल्य एक समय अवधि के लिए समझाता है, जैसे 1 वर्ष, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण एक दिए हुए समय बिंदु जैसे एक विशिष्ट दिन के लिए मुद्रा के मूल्य को समझाता है। ये इन दोनों के बीच में प्रमुख अंतर है। इसके बाद में चौथी असमानता मुद्रा की मांग से संबंधित है या डिमांड फॉर मनी। फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग व्यापार के लिए अर्थात तुरंत व्यय करने के लिए की जाती है,
जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार यह मुद्रा को नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। जैसे नाम से ही पता चलता है, फिशर का सिद्धांत कहलाता है नकद सौदा सिद्धांत या नकद आदान प्रदान सिद्धांत, और इसमें व्यापार की मात्रा टी को महत्व दिया गया है। जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत है वो नकदी के रूप में रखने के लिए नकदी को रखना ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि फिशर का सिद्धांत व्यय करना महत्वपूर्ण मानता है। वो वैल्यू मनी की तभी मानता है जब उसको व्यय किया जाए, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत मनी की तब भी वैल्यू मानता है जब वो नकदी के रूप में संचित करके रखी जाए। 5वां, मुद्रा का चलन वेग की प्रकृति, नेचर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। फिशर के सिद्धांत में मुद्रा की चलन गति अर्थात वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने पर बल दिया गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में नकद कोषों की निष्क्रियता पर बल दिया गया है। जैसा अभी हमने देखा था, एक तरफ फिशर ने किस पर जोर दिया है, वी के ऊपर जोर दिया है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी के ऊपर जोर दिया है, और अर्थात मुद्रा चलती रहती है, उसमें गति रहती है। और किस लिए गति रहती है, किस लिए एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होती है मुद्रा, व्यय करने के लिए, वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए वो एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित की जाती है। जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत के पर जोर देता है, वी का स्थान ले लिया है के ने, और के क्या है, नकद कोषों का अनुपात है कि आय का कौन सा अनुपात नकद कोषों के रूप में रखा जाता है। और ये नकद कोष निष्क्रिय कोष होते हैं, ये सिर्फ रखे ही रहते हैं और काम में नहीं लिए जाते हैं, तब भी इनका महत्व है। इस तरह से कैम्ब्रिज सिद्धांत में जो नकद कोष निष्क्रिय रूप में रखे जाते हैं उस पर बल दिया गया है। तो एक में तो गति पर बल दिया गया है, प्रवाह चर के रूप में वी लिया गया है, और दूसरे में निष्क्रियता पर बल दिया गया है और स्टॉक चर के रूप में के को लिया गया है। 6ठी असमानता, वस्तुओं के आधार पर अंतर, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज। फिशर के मुद्रा मूल्य निर्धारण में उत्पादन में काम आने वाली मध्यवर्ती वस्तुओं एवं अंतिम उपभोग वस्तुओं व सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में केवल उपभोग वस्तुओं व सेवाओं को शामिल किया गया। और ये उपभोग वस्तुएं क्या हैं, वास्तव में ये अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं जो सीधे उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती हैं। तो इस तरह से फिशर ने जो उत्पादन के काम में आने वाली वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनको भी शामिल किया है। इस तरह से दोनों की वस्तुओं के आधार, वस्तुएं कौन सी आय में शामिल की जा रही हैं उसके आधार पर अंतर दिखाई देता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर है। अगली असमानता है मूल्य स्तर संबंधित अंतर, डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस। फिशर ने अपने समीकरण में सामान्य मूल्य स्तर पर विचार किया है, सभी वस्तुओं को लिया है, और इसलिए मूल्य स्तर कौन सा है, सामान्य मूल्य स्तर जो एवरेज है सभी वस्तुओं की कीमतों का। जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मूल्य स्तर का संकेत केवल उपभोग वस्तुओं के मूल्य स्तर पर लिया गया है। इसमें थोड़ा सा फिशर के विपरीत थोड़ा सा पिगू और केन्स के विचारों में यहाँ थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, परंतु कुल मिलाकर हम केन्स का यदि लें तो उपभोग वस्तुओं के मूल्य स्तर पर ही जोर दिया गया है। 8वां है व्यवहारिकता, रियलिस्टिक। फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन है, अतः व्यावहारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। केन्स ने तो यहाँ तक कहा है कि दीर्घकाल कभी आता ही नहीं है, और इस तरह से वर्तमान की समस्याओं को हल करना अधिक आवश्यक है, जबकि फिशर का सिद्धांत सिर्फ दीर्घकाल में ही लागू होता है, अल्पकाल में वो लागू नहीं होता है।
जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत अल्पकालीन है, इसलिए यह वर्तमान की समस्याओं को हल करता है और अधिक व्यवहारिक है। अगली असमानता है मुद्रा को प्रवाह या स्टॉक मानना, मनी एज फ्लो और स्टॉक। फिशर के सिद्धांत में मुद्रा को प्रवाह माना गया है, जबकि कैम्ब्रिज सिद्धांत में स्टॉक के रूप में लिया गया है। जैसे कि V और K से हमें पता चल जाता है, V एक प्रवाह है जबकि K एक स्टॉक है। फिशर का सिद्धांत, कैम्ब्रिज सिद्धांत, प्रवाह तथा स्टॉक। अगला है सौदों की प्रकृति से संबंधित अंतर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिशर के सिद्धांत में सौदों की मात्रा T सभी सौदों का योग दिखाती है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण का संबंध वास्तविक राष्ट्रीय आय या केवल वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से है। अंत में हम देखते हैं 11वां बिंदु, V यांत्रिक है जबकि K एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। V is mechanical while K is a psychological concept। आदान प्रदान दृष्टिकोण या फिशर का दृष्टिकोण इसमें मुद्रा का संचलन वेग V उस गति से मापा जा सकता है जिससे मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होती है, और इस तरह ये एक यांत्रिक अवधारणा है जो बैंकिंग के विकास, भुगतान की अवधि का अंतराल, लोगों की व्यय करने की आदतों आदि पर निर्भर करता है। ये पूरा मैकेनिकल तरीके से होता रहता है। एक हाथ से दूसरे हाथ वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए मुद्रा जाती रहती है, और यदि बैंकिंग का विकास अच्छा होगा तो कई नियर मनी वाले जो टूल्स हैं वो काम में लिए जा सकते हैं, जैसे कि चेक, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स इत्यादि काम में लिए जा सकते हैं। और बैंकिंग का विकास कम होगा तो ये काम में नहीं लिए जा सकते हैं, और उस स्थिति में मुद्रा का चलन वेग अधिक होगा। इसी तरह से भुगतान की अवधि, यदि अगर भुगतान कम अंतराल में होता है तो उस स्थिति में चलन वेग कम होगा, और अगर अंतराल अधिक है तो चलन वेग अधिक होगा। लोगों की व्यय करने की आदतें, यदि व्यय करने की आदतें अधिक होंगी तो चलन वेग भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से मुद्रा का चलन वेग या संचलन वेग V वो एक यांत्रिक अवधारणा है और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों या विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा निर्धारित होती है। परंतु नगद शेष समीकरण या कैम्ब्रिज समीकरण में K काम में लिया गया है, और K जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तरलता पसंदगी के ऊपर निर्भर करता है, जो कि लोगों की मनोविज्ञान के ऊपर निर्भर करती है, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करती है। हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग हो सकती है। इस तरह से K मनोवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करता है। इस तरह हमने दोनों दृष्टिकोणों, नकद आदान प्रदान दृष्टिकोण तथा नकद कोष या नकद शेष दृष्टिकोण, इन दोनों के बीच की समानताएं और इनके अंतर देखे। और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कौन सा दृष्टिकोण अधिक श्रेष्ठ है और कौन सा दृष्टिकोण कम श्रेष्ठ है। धन्यवाद।